हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बदचलन भाग थर्ड। जसवीर कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। चेहरा कमल सा खिल गया। तो मुझे समझते देर न लगी कि सरदार ने कोई रास्ता खोज लिया है। मैंने झटपट पूछ लिया, जसवीर क्या हुआ? जसवीर मुस्कुराते हुए बोला, तुझे तो पता है कि मैं पल्लेदारी के साथ साथ नौटंकी का भी काम करता हूँ। मेरे पास कई तरह के पोशाक हैं। कलाकारों को पहनाने के लिए हम उस लड़की को भी कोई दूसरा पोशाक पहनाकर उसकी शक्ल सूरत बदल कर उसे यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह अपना काम करने के लिए हमें किसी लट पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बोल, कैसा रहा मेरा आइडिया? तेरा आइडिया तो ठीक है, मगर क्या यह काम इतना आसानी से हो जाएगा? हो तो आसानी से ही जाना चाहिए। अगर कोई चक्कर भी पड़ा तो हम भी 15 हैं। लड़की साथ देगी, ज़बरदस्ती खींच ले जाएंगे। किसी तरह फंस गए तो ठुकाई भी बहुत होगी और यहाँ की पुलिस और राजनेता भी हमारे साथ नहीं देगी। इतना क्यों घबरा रहा है? ओखली में सर दे ही दिया है तो अब मुसल से क्या डरना? जो होगा देखेंगे। हमारी रगों में भी खून ही बह रहा है, पानी नहीं है। तो यही इंतज़ार कर, मैं अभी आधे घंटे में व्यवस्था बनाता हूँ। सरदार जसवीर कोठे से बाहर निकला तो दरवाजे पर दरबान ने पूछ ही लिया, हुजूर किधर? कहीं नहीं, यहीं थोड़ा बाजार तक, कुछ पीने का जुगाड़ करने जा रहा हूँ। यह कहते हुए जसवीर चला गया और लगभग आधे घंटे में वापस आ गया। कोठे के अंदर आते ही हॉल में उसने एक थैला मेरे हाथ में देते हुए कहा, इस थैले में सरदार की पोशाक है, पगड़ी बंधी हुई है, सर पर रख लेना, दाढ़ी मूछ भी है। लड़की को सरदार बनाकर बाहर अकेले ही भेजना। वहाँ खड़ा ऑटो रिक्शा नंबर DL4X1142 में बैठ जाए। ऑटो वाला उसे हमारे माल गोदाम वाले क्वार्टर में पहुंचा देगा। मेरा परिचित है, मैंने उसे जब समझा दिया है। तू भी सावधानी बरतना। लड़की के निकलने के बाद हम सब भी यहाँ से खिसक लेंगे। मैं सभी को फ़ोन से सतर्क कर दूंगा। अब तो जल्दी से लड़की के सरदार बनाकर बाहर भेज, और हाँ, उसे ऑटो का नंबर अवश्य बता देना। थैला हाथ में पकड़कर मैं प्रभा के कमरे की तरफ लपका। खुशी से मेरे पैर हवा में उड़ रहे थे। किसी मजबूर की सहायता करने में क्या सुख मिलता है, मैं उस सुख से प्रफुल्लित हो रहा था और लपकते कदमों से प्रभा के कमरे में पहुंच गया। प्रभा फटे हुए कपड़ों से अपने नग्न शरीर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अंदर पहुंचकर कमरे की कुंडी बंद कर ली। मैंने थैले में से निकालकर पैंट और पतलून प्रभा को दे दिया और उधर दूसरे कोने में जाकर कपड़े बदलने के लिए कहा। पहले तो प्रभा पैंट और पतलून पहनने में हिचकिचाई। जब उसे भेष बदल कर यहाँ से निकलने का रास्ता बताया तो खुशी से पागल हो गई। झटपट पैंट पतलून पहनने लगी। वह कपड़े पहन रही थी, तब तक मैं बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठा रहा। वह पहनकर मेरे सामने आई तो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर भी संतोष झलक रहा था, मगर उसके रोजों के उभार साफ दिखाई दे रहे थे। इस हालत में हर कोई उस स्त्री के रूप में पहचान सकता था। मुझे तो किसी तरह से उसे यहाँ से निकालना था। आपत्ति काल में मर्यादाओं का नाश हो जाता है। यही सोचकर मैंने उसकी पतलून का बटन खोल दिया और उसकी पतलून को उसके शरीर से अलग कर दिया। उसके ऊपर वे स्तन साफ दिखाई दे रहे थे। उसे छुपाने के लिए उसके फटे हुए सलवार सूट को फाड़कर पतली पतली पट्टियाँ मैंने बनाई और उस पट्टी से उसके स्तनों को कसकर बांध दिया। पट्टियाँ कसकर इस तरह लपेटी कि उसके स्तन शरीर से चिपक गए और उसे पुनः पतलून पहना दी। अब उसके रोजे के उभार महसूस नहीं हो रहे थे। दूर से उसका सीना साधारण पुरुष जैसा ही दिखाई दे रहा था। पैंट पतलून पहनने के बाद भी थैले से पकड़ी निकाली और उसके शरीर पर रख दी। पगड़ी पहले से ही बंधी हुई तैयार थी, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पगड़ी बांधना आता ही नहीं था। पैंट शर्ट और पगड़ी पहनकर वह पीछे से तो सरदार ही लग रही थी, मगर चेहरे की पहचान अभी बाकी थी। अतः मैंने थैले से निकालकर उसकी नकली दाढ़ी मूछ भी उसे लगा दी। नकली दाढ़ मूछें लगाने का मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मगर कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैं कभी ऐसे तो कभी वैसे दाढ़ी मूछ लगाने की कोशिश करता रहा और सफल भी हो गया। देखने में प्रभा पूरी तरह सरदार बन चुकी थी। यह सब करिश्मा मेरे सामने मेरे हाथों से ही हुआ था, अन्यथा उसे पहचानने में मेरी आंखें भी धोखा ही खा जाती। अब प्रभा इस नर्क से निकलने के लिए छटपटा रही थी। वह पूरी तरह तैयार भी थी। मैंने उसके आगे की रूपरेखा समझाई। कमरे से निकलकर अपने साधारण चाल से दरवाजे की तरफ बढ़ना। दरबान कुछ भी पूछे तो बोलना मत, हाथ या उंगली से कुछ इशारे कर देना। जब दरवाजे से बाहर निकल जाए तो वहाँ खड़े ऑटो नंबर DL4X1142 में ही बैठना। ऑटो का नंबर 1142 याद रखना, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। पूरी सावधानी और सतर्कता से रहना।
पकड़ी गई तो नया झंझट शुरू हो जाएगा। यह सूचना मैंने जसवीर के साथ साथ अपने सभी साथियों को फ़ोन करके दे दी। हम सभी किसी भी अनिष्ट के लिए भी तैयार थे। आपस में सभी एक दूसरे के संपर्क में थे। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करने के लिए भी तैयार थे। पल्लेदार थे, शरीर में जान की कमी नहीं थी। एक एक कुंतल की बोरियों को इधर से उधर फेंकते थे। जोश भी था और असर भी बानों के कुनबे से भिड़ने की कुव्वत भी थी। मैंने पिरबा को कमरे से बाहर निकाला। पिरबा अपनी साधारण चाल से आगे बढ़ती हुई हॉल तक पहुंच गई तो मैं भी कमरे से बाहर निकल कर आया। पिरबा हॉल को पार करती हुई दरवाजे तक पहुंच गई। हॉल में सोफे पर बैठे दरबान ने पिरबा की तरफ हाथ से इशारे करके पूछा, किधर? तो पिरबा अपने हाथ को हिलाते हुए उंगली से बाहर की तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए दरबान दरवाज़ा छोड़कर हॉल में सोफे पर ही बैठ गया। पिरबा बाहर निकलकर एक तरफ खड़े ऑटो नंबर 1142 में बैठ गई और ऑटो से लेकर सड़क पर दौड़ने लगा। मैं जब हॉल में पहुंचा, दरबान मुझे देखकर बोला, किधर जा रहे हो? सरदार जी अभी अभी गए हैं। मैंने कहा, सरदार जी तो शराबी हैं, कहीं जुगाड़ में गया होगा। मैं भी थोड़े बाहर की हवा खा लूँ। तब तक मेरे पीछे अब्बास अली भी निकल आया और दूर से ही चिल्लाते हुए बोला, मैं भी आ रहा हूँ। अकेले किधर जा रहा है? बस कहीं नहीं, अंदर का तो काम हो गया, बाहर हवा खाने जा रहा हूँ। दरबान हमारी बातों को समझ नहीं पाया। अंदर काम उसने कुछ और समझा। हमारी आवाज़ को पहचान कर बबलू भी आ निकला। पीछे से आते हुए हबीब भी बोला, मैं भी आ रहा हूँ। दूर से ही मोहम्मद ने आवाज़ लगा दी। एक एक करके इसी तरह से भी अपने अपने कमरों से निकल आए। कुछ हॉल में थे, कुछ दरवाजे में तो कुछ बाहर सड़क पर। सबसे अंत में सरदार जसवीर पतलून का बटन लगाते हुए भागा। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आ रहा हूँ। सरदार जसवीर को देखकर दरबान के कान खड़े हो गए। एक झटके में सोफे से खड़ा होकर जसवीर के ऊपर से नीचे तक देखने लगा। सरदार जी, आप तो अभी कुछ समय पहले ही बाहर गए थे, अंदर कब आ गए? जसवीर कोला झटकते हुए बोला, पूरा खेल खो गया और तू पूछ रहा है कि अंदर कब आ गए? अरे वह कोई दूसरा सरदार होगा, मैं तो अभी कमरे में ही आया हूँ। किसी को सब सरदारों की शक्ल एक जैसी लगती है, तुझे भी ऐसी लगी होगी। मगर अंदर तो आप ही अकेले सरदार थे, तो पहले वाला सरदार कौन था? अंदर कहाँ से आ गया? मुझे क्या मालूम, कहते हुए सरदार जसवीर बाहर निकल गया तो दरबान अशरफी बानो को सूचना देने के उसके कमरे की तरफ लपका और हम सब भागकर अशरफी बानो के कोटे से लगभग 100 कदम दूर खड़ी लोडर मैक्स में चढ़ गए, जिसे जसवीर अपने साथ लेकर आया था। हम सबके गाड़ी में लोड होते ही मैक्स पिकअप के साथ सड़क पर फर्राटे भरने लगे। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था बदचलन भाग 3। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।